मियाँ साहब आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि जी एहतसाब होगा। फ़िलहाल तो इस्तेसाल ही हो रहा है। ये जो हमने गंदम दरामद की थी, आज दुनिया अखबार की खबर है कि ये 74 अरब रुपए की गंदम जो है वो ख़राब होगी और इसकी अब बड़ी सख्त तहकीकात करके बड़ी नरमी से मामला टाल दिया जाएगा। जैसे हमने चीनी के हवाले से देखा, स्कैम 300 अरब का था, जुर्माना 40 अरब का कर दिया। अभी कोई खबर नहीं आई कि वो पे हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि वज़ीर मौसूफ कह चुके हैं कि जनाब ये जुर्माना बड़ा नाजायज़ हुआ है। उन पर आवाम पर जुर्माना होता रहे कीमतों की शक्ल में, बिजली की शक्ल में। तो मियाँ साहब एक तो ये बताएं ये गंदम के साथ क्या हुआ, और फिर हमने आपसे एक ख़ास स्टोरी मेरिट के हवाले से भी डिस्कस करनी है। तो क्विकली पहले मुझे ये बता दें कि गंदम के साथ क्या हुआ। काज साहब, जो एहतसाब तो होगा और एहतसाब का कोड़ा बरसेगा, और एहतसाब का कोड़ा बरसाने वालों के लिए हम ये स्टोरी उनकी आगाही के लिए उनको जो है वो निशानदेही कर देते हैं कि सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 3 करोड़ लोग जो हैं वो इससे जो है वो मुतासर हो चुके हैं, लेकिन जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और हुकूमत की नाहलियाँ हैं वो भी सामने आ रही हैं। गंदम का बहरान पैदा हो चुका है, आटा महंगा हो चुका है। आटा इस वक्त 20 रुपये फ़ी किलोग्राम महंगा हो गया है। 90 रुपये फ़ी किलोग्राम में था, 110 रुपये फ़ी किलोग्राम में मिल रहा है, और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि 150 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जाएगा, और रोटी भी जो है वो महंगी हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि कहां तक महंगी होने का खतरा है? 50 रुपए की रोटी हो जाएगी, 50 रुपए की काज साहब। और चीनी जो है वो इस वक्त नापायद है, और खुदरी तेल जो है वो भी महंगा हो चुका है, 20 रुपए फ़ी किलोग्राम महंगा हो चुका है। और मसला क्या हुआ है काज साहब? मसला एक क्योंकि गंदम वो जो 26 रुपए फ़ी मन थी वो अब 39 रुपए फ़ी मन हो चुकी है। उसकी वजह क्या है कि दरामदी गंदम, आपको याद होगा कि गंदम मंगवाई गई थी 2022-23 में निगरान दौर में, और वो मंगवाई गई थी 16 लाख मेट्रिक टन। उसमें से 9 लाख मेट्रिक टन जो है वो गंदम जो है वो बेच दी गई, फरोख्त कर दी गई। 6,77,000 मेट्रिक टन गंदम जो जिसकी मालियत 74 अरब रुपए बनती है, वो गोदामों में सुसरी खा गई, और उनको जो है वो उसमें जो है वो कीड़ियां पड़ गई, और वो बिल्कुल आटा बन गई, वो नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी है, और वो अब किसी इस्तेमाल में नहीं है। और इस हवाले से जो सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं उसमें नजायज मुनाफा उठाने वाले वो भी जो एक्टिव हो चुके हैं। और इस वक्त जो है वो जो 2500 रुपए में गंदम मिल रही थी, 3900 रुपए में गंदम जो है वो मिल रही है। और 20 किलोग्राम का थैला जो है, मेरे सामने फिगर पड़े हुए हैं, वो 1300 में मिलता था, अब 1900 रुपए में मिल रहा है। और चीनी जो है वो भी महंगी हो चुकी है। तो महंगाई का मियां साहब ये मुझे बात नहीं समझ आ रही। मैंने क्विकली दूसरी स्टोरी पे जाना है। क्विकली मुझे समझाएं कि पहले जब आई गंदम की फसल तो पता चला कि जनाब किसानों की तो जो अखराजात थे वो भी पूरे नहीं हुए, अब एकदम महंगी। ये दरमियान में दिहाड़ी कौन लगाता है? किसान भी मारा गया, रोटी खाने वाला भी मारा गया। साहब दिहाड़ी जो दिहाड़ी 2022-23 में तो निगरान हुकूमत के दौर में लगी थी। उस वक्त मईशत को और जो मजमूई नुकसान हुआ तो 300 अरब रुपए का बताया गया था। सबसे बड़ी दिहाड़ी तो वो लगी थी। और उसके बाद जो दिहाड़ी लगी है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ लगाते हैं, सट्टेबाज लगाते हैं, और हुकूमती लोग लगाते हैं, हुकूमत के जो ब्यूरोक्रेसी है वो लगाती है। दिहाड़ी तो लगती है, दिहाड़ी तो हर दौर में लगी है, लेकिन मामला ये है कि गंदम इस दफ़ा जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है वो कह रहा है कि पहले से कम पैदा होगी। सैलाब भी आ चुका है, तो इससे जो है गंदम का बहरान भी आएगा, चावल का बहरान भी आ रहा है काज साहब, क्योंकि हजारों एकड़ नहीं लाखों एकड़ अराजी पर जो चावल था वो आप पूरी पट्टी की जो है वो चावल की फसल की तबाह हो चुकी है। गन्ना जो है वो डैमेज हो चुका है। आपकी गंदम का जो है वो क्या दिसंबर में गंदम जो है वो काश्त हो सकेगी, आ चुकी है, मड इतना बढ़ चुका है। ये अभी मोदी ने दौरा किया तो कहते हैं मैं $70 बिलियन की, बल्कि अखबारों में छपी ये बात। अच्छा, जब जापान इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ पे, तो हमारा भी पिछले दिनों एक दौरा हुआ, तो इस हवाले से भी कोई इन्वेस्टमेंट जापान की ज़ाहिर है, हम उसकी एक बड़ी मंडी है, यहाँ पे जापानी कारें जितनी बिकती हैं कहीं और नहीं बिकती, तो यहाँ भी कोई जापान इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ पर तो हम उनकी पुर्जे जोड़ के तो छकड़े बेची जा रहे हैं यहाँ पे कारों के नाम पर। तो कोई इधर जापान टू इन्वेस्ट $68 बिलियन इन इंडिया ओवर 10 years इंक्लूडिंग AI एंड चिप्स। तो ये तो वो कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारा ये जो गया था वफद, ये भी कुछ करके आया होगा। बहरहाल मियां साहब वक्त कम है, मैं वो मेरिट के हवाले से अच्छा अभी है थोड़ा वक्त। तो ये क्या अपना, एक तो हमारा वहाँ पे सिर्फ ये क्या खबर दुरुस्त है कि वहाँ के स्टॉल पे हमारे पास नमक के अलावा रखने को कुछ नहीं था?
देखें कायद साहब, वाकईतन ये खबर आई थी कि नमक के अलावा हम उस स्टॉल्स पे रखने को कुछ नहीं था। अगर हम नमक ही अच्छी तरह बेच लेते तो वो भी 12 बिलियन डॉलर का सालाना है, कम से कम हम वो ही अच्छी तरह बेच लें। वो इंडिया जो है वो किसी रास्ते से इंडिया जो है अपना हिमालयन साल्ट और के नाम से जो है बेच रहा है, लेकिन हम नहीं उसको भी नहीं बेच रहे। लेकिन यहाँ पर दावे ये किए जा रहे हैं कि जी पैक जो है वो शुरू होने वाला है, यानी जापान कॉरिडोर जो पाकिस्तान में शुरू होने वाला है। बहुत से प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। अभी तो वो दौरा ही मुतनाज़ा हो चुका हुआ है कि उसमें जितना बड़ा वफ्द गया था वो किस खर्चे पर गया था। उसमें बताया गया कि वो खर्चा जो है वो किया था अपने जेब से किया था, लेकिन एयरफोर्स के अगर तो ये ऐसी बात है तो ये प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। ये बहुत से मामले हैं जो देखने वाले हैं, लेकिन इसमें एक दावा किया जा रहा है कि जापान का दौरा बड़ा कामयाब था और पाकिस्तान में जो है बहुत से प्रोजेक्ट शुरू होंगे। आप देखते हैं आने वाले वक्त में टीवी पे हम मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के सैलाब से निपटेंगे तो बाद में प्रोजेक्ट शुरू होंगे। गवर्नमेंट के मुबस्सरीन को हम देख तो रहे हैं कि देखते हैं ये कितने होते हैं, और फिर मेरे ख्याल में उनको दे शुड कम क्लीन ऑन दिस। एक तो लिस्ट जारी कर देनी चाहिए कि कौन कौन गया, और ये भी बता देना चाहिए कि जनाब ये जो लोग सरकारी तौर पर नहीं थे उन्होंने अपने खीसे से ये दौरा किया है, ताकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए और ये हर वक्त हर चीज़ को ना बनाते रहें। अच्छा, अब ये मेडिसिन के शॉर्टेज का मसला आ गया मियाँ साहब, ये भी आप देख लें। और अच्छा, अब मैं मियाँ साहब आपको ना अब थोड़ा सा मैं एक और स्टोरी की तरफ आता हूँ। मियाँ साहब, यहाँ पे 4-5 साल पहले मुझे एक स्टोरी पता चली कि उस वक्त के चीफ ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक दवाई बैन कर दी जो हामला बेटियों को लगनी थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी ने एक मकामी फार्मास्यूटिकल से बनवाई और उसने गलत बना दी। उन्होंने वो बस उनका नोटिस आ गया, उन्होंने कहा जी ये बैन है। ये उन्होंने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को लिखा। उस वक्त गालिबन असलम अफगानी साहब जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को हेड कर रहे थे। खैर से वो दवाई बिकी, वो हमारी बेटियों को लगी। हम अपने टीवियों पर बैठ के चीखते रहे कि खुदारा हमारी बच्चियों और फिर क्या हुआ? फिर फ़ोनी चार्जेस पर वो चीफ ड्रग इंस्पेक्टर नौकरी से निकाल दिया गया। फिर 4-5 साल वो सर्विस ट्रिब्यूनल के भुगतता रहा। फिर कहीं जाके उसने केस जीता, और फिर क्या हुआ कि एक और पोस्ट, बहुत सीनियर पोस्ट थी, उसके लिए वही बंदा दोबारा जाता है और उसमें सब लोगों को बीट करके वो उसका नाम प्राइम मिनिस्टर हाउस में भेजा जाता है। तो पता चलता है कि नहीं, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर हाउस करेगा कि इस पोस्ट पर कौन आएगा। एक स्टोरी आपके पास भी है, वो भी बता दीजिएगा, जिसमें इश्तिहार में वो काबिलियत के मेयार या जो एक थे बेंचमार्क थे वही तब्दील हो गए। वो क्या मामला था? कायद साहब देखें, अद्वियात की अभी आप बात कर रहे थे, 80 जान बचाने वाली अद्वियात जो है वो नापैद हैं और वो नहीं मिल रही। और दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि डॉक्टर उबैद साहब की, वो मैंने पता कराया था उस समरी का, पता चला कि वो डंप हो चुकी है। तीसरी बात जो है वो रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है इसकी सेहत के शोबे की, जिसको PMDC कहते हैं, वहाँ पर एक अचंभे की बात हुई है, अनहोनी हुई है। वो ये हुई है कि रजिस्ट्रार की एक सामी जो है मुश्तर होनी थी, और उसमें जो इश्तिहार जारी किया गया 26 तारीख को ये इश्तिहार जारी हुआ। उसमें लिखा गया कि उम्र की हद जो है वो 54 साल होगी और तजर्बा 10 साल होगा। हालांकि जो एक्ट है उसमें ये लिखा गया है कि उम्र की हद जो है 50 साल होगी, तजर्बा 15 साल होगा। लेकिन कह तो रिजाली है कि बंदा नहीं मिल रहा। इसलिए एक वहाँ पर एक उसी शोबे में एडिशनल रजिस्ट्रार रही हैं खातून डॉक्टर शाइस्ता, उनके बारे में ये इतलात आ रही हैं कि ये सामी उनके लिए जो है वो इश्तिहार में रिलैक्सेशन दी गई है। हमने उनसे बात की बाकायदा तौर पर डॉक्टर शाइस्ता से, और उनसे पूछा कि क्या ये आपके लिए इश्तिहार जो है वो बनाया गया है? तो उन्होंने कहा कि मैं अप्लाई तो ज़रूर करूँगा क्योंकि वो इश्तिहार आया है, लेकिन मेरे लिए नहीं बनाया गया। लेकिन बहरहाल उसका हमने पूरा रिकॉर्ड जब मैंने चेक किया है, पूरी स्टोरी डिग आउट की है, तो उसमें मालूम ये हो रहा है कि जो बाकायदा तौर पर ये एक मामला जो है वो बिल्कुल बना बनाया मामला लगता है और बाकायदा तौर पर प्लान्ड है, जिसमें जो है वो एक खातून जो चलिए मियां साहब, क्योंकि अभी नतीजा नहीं आया, नहीं है, उनको जो है वो नवाजना के लिए है। मियां साहब मैं ये कहता हूं कि मुझे जो है वो इसमें अप्लाई करना है और मैं इसमें अप्लाई जरूर करूंगी। तर्जमान का मौकफ सुन लीजिए, बड़ा दिलचस्प मौकफ है कायद साहब। जो तर्जमान PMDC है, उन्होंने कहा कि हमने 2 दफा इश्तिहार दिया मतलूबा तजर्बे के लिए, मतलूबा उम्र के लिए, कोई मिला ही नहीं। और तो फिर मियां साहब ये बताएं, चलें ये तो मियां साहब मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी और बात हो जाए भैया, थोड़ी सी ये तो चले, अभी हम कोई किसी पे हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, मुमकिन है वो बिल्कुल मेरिट पे हों,
अलबत्ता ये जो तब्दीली है इसके बारे में हुकूमत वजाहत करे कि ये क्यों पैरामीटर्स चेंज किए गए, और कल जब अपॉइंटमेंट होगी तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये किसी के लिए बना या नहीं बना। चंद चढ़िया तो ज़माना देखेगा। दूसरी बात मियां साहब मुझे ये बताएं कि ये SCCP में तनख्वाहें 35 करोड़, ये बड़ा बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है हमारा, ये खुद ही तनख्वाहें लगाई जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? कायद साहब, ये जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जिसमें नेपरा है, पैमरा है, ये SCCP है वगैरह, इन पर पाबंदी लगा दी गई है। पार्लियामेंट ने पाबंदी लगाई है कि कोई भी, और वजारत खजाना ने पाबंदी लगाई है कि कोई भी अब आज खुद तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता। वेरी गुड। ये बात जो है नेपरा में भी पहले आई थी, SCCP में भी आई, और उन्होंने खुद अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली और अनलिमिटेड तनख्वाहें बढ़ा ली। नेपरा के बारे में आई कि नेपरा ने अपना जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो होशरबा तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, कई लाख रुपया उनकी तनख्वाह जो है बनती थी। और इसी तरह SCCP की उस दिन जो है वो बाकायदा तौर पर कायमा कमेटी के चले मियां साहब, मेरा वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं आखिर में सिर्फ एक बात चाहता हूँ, ये जो डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब आते रहते हैं, हम फिर भी उन्हें तकलीफ देंगे, ये साडा बंदा थेरी ले बैठी इस मुल्क को। ये मैंने जो शुरू में कहा था कि मेरिट पर ही काम कर लें तो इस गले सड़े निज़ाम में भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है।